हेलो श्रुति, समझ में वैष्णवी समझ में आया ये सवाल? हाँ, श्रुति समझ में आया सवाल ये? यस सर। हाँ, तो Cp माइनस Cv ये है मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस। ये गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है, ये मियर्स फॉर्म होता है। और चूंकि उसने हाइड्रोजन के लिए बोला है तो Cp माइनस Cv की वैल्यू उसने A दी है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसके लिए तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, Cp माइनस Cv फॉर पर मोल के लिए इतना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लो। बात तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हेलो, आ गया समझ में ये? यस सर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा और है हीट का, एक मिनट का आंसर चेक कर लेना फिर तो सही होगा। ये देखिए, ये है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is kept in a rigid vessel. The vessel is kept inside a steam chamber whose temperature is 97 degrees centigrade. Initially, the temperature of the gas is 5 degrees centigrade. The walls of the vessel have an inner surface area 800 centimeter square and thickness 1 centimeter. If the temperature of the gas increase to 9 degrees centigrade in 5 seconds, find the thermal conductivity of the material of the walls. समझ में आया ये क्वेश्चन है? इसमें क्या है खास बात ये है, समझ में आया क्वेश्चन तुमने दिया है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अब उसने ये कहा है कि एक वैसल है, उस वैसल के अंदर मोनोएटॉमिक गैस है और इसको क्लोज किया हुआ है। क्लोज किया है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है भाई वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। पहली चीज तो ध्यान रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जिस चैम्बर में है उसका टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये स्टीम चैम्बर है, यानी यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन गैस का टेम्परेचर जो दिया है उसने, यहाँ पर गैस का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था और बढ़ के 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 5 सेकंड में। आपको ये पता करना है क्योंकि हीट बाहर से अंदर जा रही होगी थ्रू कंडक्शन ऑफ द वॉल्स, है ना? अरे जा रही होगी कि यस नहीं? सर। अब मुझे ये बताओ, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था और बाद में 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, हेलो, यस सर। तो इसका एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ा? इसका एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ा 5 सेकंड में? 9, बोलो एवरेज टेम्परेचर 9 + 5/2 एवरेज टेम्परेचर मान सकते हैं क्या? यस सर। तो यानी पर सेकंड 9 + 5/2 यानी कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हाँ सर। थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह। 7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइज हुआ और ये 97 कांस्टेंट। क्या है 97? तो सर अपन एवरेज ले क्यों रहे हैं लेकिन? हाँ, वही सुनो, अगर तुम एवरेज नहीं लोगे तो ध्यान रखो इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट आ जाएगा। मान लो किसी भी समय इसका टेम्परेचर थीटा है, क्या मान ले? थीटा। और उसका टेम्परेचर डी थीटा से राइज कर गया dt समय। मेरी बात समझ में आ रही है? यस उससे भी कर सर। सकते हैं, डोंट वरी, उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उससे भी करके दिखा रहा हूँ, इससे भी बता रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है। मेरी बात समझिए आप, ये 5 और 9 का, जबकि ये 97 है। ध्यान से समझना, ये कितना है 5 का और ये कितना है, 90। तो यानी एवरेज जो टेम्परेचर पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड था जो 97 के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो हम ये मान सकते हैं कि इन सराउंडिंग स्टीम और इसके बीच का जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस रहा वो 97 - 7 रहा। क्या रहा? 97 - 7। उसने जो, अब ये एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है। अब कंडक्शन के थ्रू हीट जो जाती है वो है के ए, एरिया दिया है इसने, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, और टेम्परेचर डिफरेंस है 90
और जो थिकनेस है वो अपॉन डेल्टा एक्स। ध्यान रखना ये पर सेकंड एवरेज माना है, यानी डेल्टा टी को मैंने यहाँ पर 1 लिया है। कितना लिया है? कितना लिया है? 1. 1, क्योंकि एवरेज माना है। Yes, पूरे sir. ड्यूरेशन में 7 का डिफरेंस माना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर चूंकि आपका जो वेसल थी वो वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट था, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं एनसीवी dt। क्या लिख सकते हैं हम? एनसीवी, बोलो। DT. और सीवी क्या होता है मोनो एटॉमिक के लिए? 3r/2। Yes, sir. और डेल्टा टी आपका कितना बढ़ा है? 5 से 9, यानी 4 हो गया है। यहाँ पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस रखना है, और कितने मोल थे मालूम है ना आपको? 1 mole. हाँ वो तो लिख देना आप। अच्छा, दूसरा तरीका तो जो कह रहे हो वो देखो, दूसरे तरीके में क्या है कि के ए, सही है? हेलो, Yes, sir. डेल्टा थीटा का मतलब 97 माइनस थीटा, ये नहीं मान, समझ में आया? टेम्परेचर हाँ sir. किसी भी इंस्टेंट पे टेम्परेचर क्या माना? थीटा अपॉन बीच का, ये कितना है? डेल्टा एक्स। कितना है? Delta X. और यहाँ क्या लिखा जाएगा? एन सीवी, थोड़ा ध्यान से सुनना, एन सीवी डी थीटा, क्योंकि ये हीट जो सप्लाई हुई है, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एन सीवी डी थीटा और इनटू टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा, भी होता ना, याद है ना? के ए डेल्टा थीटा। Yes, sir. अब कितना आएगा बताओ? के ए डेल्टा एक्स इनटू डी टी इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डी थीटा अपॉन एन सीवी आई, डी थीटा अपॉन 97 माइनस थीटा। समझ में आया? Yes, sir. और इसमें टेम्परेचर की लिमिट क्या होगी? 5 से 9। क्या होगी? 5 से 9. टाइम होगा 0 to 5 होगा। Yes, sir. तो इससे जो आंसर करोगे, यानी इतना कम डिफरेंस है कि हम एवरेज ले लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मालूम है ना? Yes, sir. तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो हम एवरेज टेम्परेचर लेके चलते नहीं चलते? हाँ sir. तो चाहे तो इस कंसेप्ट को लगाओ, ऐसा करने से आपको एलएन में आंसर आएगा, दिक्कत होगी। Yes, इससे sir. भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी ध्यान रखो, छोटे टेम्परेचर डिफरेंस में राइज हो तो हम एवरेज लेके सॉल्व करते हैं और अप्रोक्सीमेट आंसर वही आता है, ठीक है? Yes, sir. बस ये ध्यान रखना है, स्टीम चैम्बर का कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा 97, इसका टेम्परेचर जरूर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस वेरी करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी ग्राफ जो आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है? के, यानी कांस्टेंट वैल्यू पूछी है, अप्रोक्सीमेट आंसर दोनों के सेम है। क्लियर? Yes, sir. तो अभी मैं 4 क्वेश्चन तुम्हारे हीट के बता दिए मैंने, बाकी तुम्हारे 4 Yes, sir. क्वेश्चन इसके है ना जी, एक्स रेज के। हेलो, Yes, sir. वो मैं कल बता दूंगा, अभी इसको बता दूं हाँ मैं 2 sir. क्वेश्चन, हाँ ठीक sir. है? ठीक है। हेलो वैष्णवी, हाँ सर। हाँ तो मैं बता दें दोनों क्वेश्चन। हाँ सर। देखो, हमारा क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन जो लाइन से थे, क्या तीनों है? नहीं सर, वो एक है फिफ्थ और सेकंड और थर्ड। नहीं, एक है फर्स्ट 1 2 3 है फर्स्ट तो। नहीं है। हाँ अच्छा, सर, 2 सेकंड 3 थर्ड है। 2 और 3 है ना? हाँ सर। चलो, a charge q is distributed, ये वाला है ना? हाँ सर। A charge q is distributed uniformly on a ring of radius r, a sphere of equal radius r। किसने? गद्दी ने कर रहा ना? हाँ, गद्दी ने कर दिया ना? हेलो, हाँ, वैष्णवी लीव कर दिया था क्या?
हेलो, हाँ सर। डीप कर दिया था क्या? हाँ सर, लेफ्ट हो गया था। ठीक है, हाँ देखो, a charge q is distributed uniformly on a ring of radius r. A sphere of equal radius r is centered at the circumference of the ring. Find the flux of the electric field, ठीक है, to the surface of the sphere. ये क्वेश्चन है ना? हाँ सर। देखो, सबसे बड़ी बात, पहले हम इसका डायग्राम बनाना सीखें कि आपके पास जो रिंग है, उस रिंग की रेडियस r है। उस रिंग की रेडियस क्या है? आ रहे हैं। r। और इस रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो q है, ठीक है। हाँ सर। तो पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा बताओ? q अपॉन 2πr। नहीं समझ में आया? पूरा चार्ज q है ना, हाँ सर, आ गया। और इसकी टोटल लेंथ 2πr है, तो इसका मतलब पर यूनिट लेंथ पे चार्ज q अपॉन 2πr होगा। हाँ सर, होगा। अब उसने ही कहा कि एक स्फीयर को हमने ये स्फीयर बनाया, और स्फीयर का सेंटर रिंग की पेरीफेरी पर है। यानी ये किसका सेंटर है? स्फीयर का। किसका सेंटर है? पेयर का सेंटर। और वो रिंग के पेरीफेरी पर है। अब तुम ये बताओ, क्या स्फीयर के अंदर यहां से लेके यहां तक चार्ज है बस? ये क्यू इनसाइड है क्या? हेलो, ये चार्ज तो बाहर है ना रिंग का? हाँ सर। तो स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो येलो पार्ट है ना सिर्फ। हाँ सर। तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, दिख रहा आपको? आ रहे हैं। हाँ सर। तो ये बताओ, ये वाला ट्राइंगल क्या इक्विलेटरल है? हाँ सर। तुम बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? पूरी सरकमफ्रेंस का 1/3 है। नहीं समझ में हाँ आया? सर, है। ये एंगल 120 डिग्री होगा। अरे ये एंगल कितना होगा बताओ? 120 होगा ना। हाँ सर, होगा। और पूरा पूरे पूरे रिंग का एंगल कितना होता है? 360। तो 120 का मतलब क्या? 1/3 हो गया। कितना हो गया? अरे 1/3। 360 डिग्री टोटल होता है ना, तो ये 1/3 है ना। तो पूरी रिंग का कितना पार्ट अंदर हाँ है? सर। केवल 1/3 पार्ट अंदर है ना। 1/3 पार्ट। तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बताओ? क्यू हाँ इनसाइड सर। कितना है? पूरे रिंग पर चार्ज कितना है? क्यू, है ना। क्यू। लेकिन उसका कितना पार्ट अंदर है? क्यू बाई क्यू बाई हेलो, कितना पार्ट अंदर है रिंग का? अरे रिंग का ये वाला पार्ट तो बाहर है ना स्फीयर हाँ के। सर। तो केवल 1/3 पार्ट हाँ अंदर है सर। ना। तो 1/3 पार्ट पे टोटल रिंग पर चार्ज क्यू है, तो 1/3 चार्ज 1/3 पार्ट पे क्यू बाई 3 3 होगा ना। होगा कि नहीं? होगा सर। हेलो, हाँ, तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। हाँ सर, होता। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू इनसाइड कितना है स्फीयर के अंदर? क्यू अपॉन 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? हेलो, आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? अरे आया वैष्णवी? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो, रिप्लाई करो, आवाज नहीं आ रही। सर। सर, आवाज हाँ, क्रैक आ रही है। है। आवाज ये हो रही है, ब्रेक हो रही है सर। अब आ रही? हाँ सर, अब आ अभी रही आ रही? क्यू इनसाइड कितना हुआ बताओ? रिंग का कितना पार्ट स्फीयर के अंदर है? 1/3 है है। ना। 1/3 पार्ट।
हाँ 1/3, तो 1/3 पे चार्ज कितना होगा पूरी रिंग पर, अगर क्यू है तो 1/3 पे क्यू बाई 3, हाँ सर ठीक होगा। है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि जो सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज ट्रैप है उससे मतलब होता है, हाँ पता कि सर। नहीं, क्यू बाई 3 टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फ्लक्स, ठीक है। हाँ सर। अभी तुम्हारा कितने क्वेश्चन और है? सर और 2 है लगता है। एक काम करो, अभी एक। तुम्हारे और भी डाउट होंगे ना उसपे, गॉस पे, हाँ सर। तो उसकी अभी और कर लो आज, है हाँ ठीक है। सर ठीक। तो उसको कल में अपन पूरे खत्म कर लेंगे उससे ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ